नमस्कार प्रतियोगी साथियों, प्रैक्टिस विद विश्रू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीएस के 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डाट ने हराया था। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का लड़का था, जो कि बनारस के पास बहादुरपुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर शाह शुजा को पराजित किया था। इस प्रश्न से के संबंध में साथियों थोड़ा और कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में चर्चा करना यहाँ पर हम लोगों को समीचीन होगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। जैसे आप लोग जानते हैं शाहजहां की प्रिय बेगम का क्या नाम था? मुमताज़ महल। और मुमताज़ महल की ही याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। और शाहजहां के जो है मुमताज़ महल से 14 संतानें थी, जिसमें 7 संतानों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, और 7 संतानें ही जीवित बची थी। और वो 7 संतानें कौन थी? जहां आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद और गौहर आरा। तो ये 7 संतानें थी साथियों। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, और दारा शिकोह को शाहजहां सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दिया था। दूसरी बात साथियों, शाहजहां के जीवन काल में ही उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तो ये जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो ये सिर्फ उसके पुत्रों के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जो पुत्रियां थी वो भी इस उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों का साथ दे रही थी। जैसे जहां आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया था, तथा गौहर आरा ने मुराद का साथ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी? साथियों यह कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। पिता का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और पुत्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक महान शासक अशोक का पिता था। साथियों यूनानी अभिलेख जो हैं उसमें क्या कहते हैं, बिंदुसार को अमित्रोकेडीज या अमित्रघात भी कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इसका सिंहसेन नाम का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है कश्मीर। कश्मीर में जो है मेहरुन्निसा जो उनकी पत्नी थी जहांगीर की, जिनका नाम नूरजहां था, उनके लिए शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। साथियों वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। और इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता पहले आई थी, अभी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उसका विकास सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ था, और वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के क्षेत्र में हुआ था। तो विकास क्रम में पहले हड़प्पा सभ्यता आएगा, उसके बाद वैदिक सभ्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो साथियों गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन गदर पार्टी द्वारा चलाया गया था। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी साथियों वो 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी, और लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना ने इसकी स्थापना किया था। सोहन सिंह भकना जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। इतना ही नहीं, इस गदर पार्टी ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसकी याद में एक साप्ताहिक पत्रिका गदर नाम से प्रकाशित की थी। इस प्रश्न के अगले विकल्प भगत सिंह के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो भगत सिंह साथियों 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना से जुड़े थे, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन्होंने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। और 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की थी। सैंडर्स की हत्या जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में की गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो है सैंडर्स जो लाहौर के पुलिस कप्तान थे उस समय, उनके आदेश पर लाठीचार्ज की गई और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या किया था। इतना ही नहीं, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ ये जो है भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंके थे। क्यों बम फेंका था? क्योंकि उस समय सरकार जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कराना चाहती थी, और ये लोग इसके विरोध में थे, इसलिए इन लोगों ने
खाली स्थानों पर बम फेंका था जहाँ पर लोग नहीं थे। इनका उद्देश्य केवल यही था कि बहरे लोगों को आवाज़ सुनाई दे। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा लाहौर में दे दी गई थी। अगले विकल्प पर चर्चा करते हैं। तो अगला विकल्प मैडम कामा। साथियों, मैडम कामा का को जो है इनका पूरा नाम था मैडम भीकाजी कामा, ठीक। और ये जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रह चुकी थी। इनके बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में भारत का सबसे पहला तिरंगा झंडा फहराया था। और अगला विकल्प इसका जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। तो साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे और इंडिया हाउस की भी स्थापना किए थे। और एक समाचार पत्र था जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उसका प्रकाशन भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे थे साथियों, ये जान लीजिए, और सत्यशोधक समाज की स्थापना से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है 24 अक्टूबर 1946। 24 अक्टूबर 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो साथियों, इसका उत्तर है चंद्रशेखर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट का ये प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम तस्मानिया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है नवसारी। नवसारी जो है गुजरात का एक ज़िला है और गोदावरी नदी जो है वो गुजरात में प्रवाहित नहीं होती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वह नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के पास से ये निकलती है, ठीक। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। आयु और आकार के आधार पर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न सर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो इसका जो उत्तर है सही वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? इसका साथियों सही उत्तर है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एशिया में सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का जो आयात करता है वो इराक से करता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया था? तो वो है चुंगी कर। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। साथियों, अगर मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है तो कन्याकुमारी है, अगर मुख्य भूमि नहीं दिया गया है सिर्फ दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बीजे केलकर टास्क फोर्स द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके प्रथम जो गवर्नर थे वह सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यह जो है क्या कहते हैं विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? साथियों, तो यह राष्ट्रपति को देता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 जो है वह महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, भारत का मूल रूप से संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? इसका सही उत्तर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इन्होंने भारतीय संविधान जो है अपने हाथ से लिखा था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। इनकी कैलीग्राफी बहुत बढ़िया थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो साथियों, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है।
क्यों? क्योंकि मतलब कि इसमें जो है अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने से संबंधित है। तो 25वां प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष, इसका जो विकल्प है सही, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से है। यह जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो यह हृदय के बाएं अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डाट डाट की पतली परत के साथ आवरण करना है। इसका सही उत्तर है साथियों जस्ता। तो जस्ते के का जब आवरण कर देते हैं हम, तो इस्पात या लोहे का जो है वो क्षरण नहीं होता है, और क्षरण से बचाने के लिए जस्ते का लेप कर दिया जाता है इस्पात या लोहे के ऊपर। अगला प्रश्न, कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डाट डाट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। साथियों कार्बन 60 जो है उसे फ्लोरीन कहते हैं, और इसमें जो कार्बन के 60 परमाणु होते हैं फुटबॉल की आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें 12 पंचभुज और 20 खटभुज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है वह क्या है? एंथ्रेसाइट है। मित्रों कार्बन के आधार पर ही कोयले की गुणवत्ता का मापन होता है। जितना कार्बन की मात्रा अधिक होगी कोयला उतना ज़्यादा शुद्ध होगा। तो पहले नंबर पर एंथ्रेसाइट आता है और दूसरे नंबर पर बिटुमिनस का स्थान आता है। भारत में अधिकतर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, क्योंकि भारत में जो है गोंडवाना तंत्र में ही कोयले का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर बिटुमिनस ही पाया जाता है। भारत में तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसे निकृष्ट कोयला भी कहा जाता है। और पीट जो होता है इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 30वां, डाट डाट को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। इसमें पीवीसी को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। अगला प्रश्न, डोलुकनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वहाँ पर डोलुकनीथा लोक नृत्य होता है। अगला प्रश्न, कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है साथियों एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। कल्पना चावला साथियों अंतरिक्ष यात्री थी, जो 2003 में जब कोलंबिया शटल अंतरिक्ष यान जो था वो जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों यहाँ पर दिल्ली में है। पूसा जो है वो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो अफाइन बैलेंस। अफाइन बैलेंस जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है और इसमें आपातकाल की चर्चा की गई है। आपातकाल के समय की चर्चा की गई है इसमें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35वां प्रश्न। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने जीता है। इसमें दिए हुए विकल्पों में अमर्त्य सेन को ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल है। साथियों ये महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम मणिपुर से संबंध रखती हैं, और ये 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें ये कांस्य पदक जीती थी, और एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इन्हें अगर हम पुरस्कारों की चर्चा करें तो इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और क्या कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है साथियों? तो कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों में शामिल है। अगला प्रश्न, मेखेला चादर यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो साथियों बांग्लादेश का लिखा है। दुनिया में रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत और बांग्लादेश का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो हिना जायसवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उनका अन्य नाम कुंगजू था। ठीक। 43वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक स्थान है बोरोबदूर, वहाँ पर स्थित है। ठीक, बोरोबदूर में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बना हुआ है, और बोरोबदूर कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। 44वां प्रश्न, चार मीनार स्थित है। चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है साथियों। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या?
वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी, उसमें ये सबसे पहले गाया गया था। कब? 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम जो पत्रिका है वो भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, अली अकबर खान सरोद वादक हैं, पंडित कृष्ण महाराज तबला वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ली हेब्दो जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस से होता है साथियों। 49वां प्रश्न। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन का मूल नाम है। किसका नाम है? नागार्जुन का मूल नाम है। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1918 से 2013 तक। इनका जो जन्म हुआ था वह 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। साथियों, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लभेद के विरुद्ध संघर्ष हुआ था उसके ये अग्रणी नेता थे, और ये अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते थे? महात्मा गांधी जी को मानते थे। और इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय करीब 20 वर्ष तक जेल में गुजारा था। तो साथियों, आज बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।